दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिया, जिसको हिंदी में फुफ्फुस शोथ भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे निमोनिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, ताकि जल्दी से जल्दी निमोनिया ठीक हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि निमोनिया यानी फुफ्फुस शोथ क्या होता है। दोस्तों जो निमोनिया होता है ये फेफड़े के पेरेन्काइमा की सूजन होती है। दोस्तों अब ये पेरेन्काइमा क्या होता है। दोस्तों ये पेरेन्काइमा कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसको मैं आपको डिटेल से डिस्कस करता हूँ। दोस्तों जो पेरेन्काइमा होता है ये हमारे जो फेफड़े होते हैं इसका एक फंक्शनल टिश्यू होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हमारे क्या क्या आती हैं, जैसे एल्वुलाई दोस्तों वो जगह होती है जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, जो आपको आगे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा। दोस्तों इसके अंदर एल्वियोलर डक्ट भी आती हैं। दोस्तों जैसे ये एल्वियोलाई देख सकते हैं, तो पेरेन्काइमा के अंदर क्या आ जाती हैं दोस्तों, एल्वियोलाई भी आ जाती है। एल्वियोलाई के अंदर जो दोस्तों डक्ट होती हैं वो भी आ जाती हैं, और दोस्तों जो ब्रोंकियोल होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये पेरेन्काइमा मतलब इतने सारे चीज़ों को कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब इस पे इन्फ्लेमेशन यानी कि जब सूजन आ जाती है, जब हमारे फेफड़े में सूजन आ जाती है, और ये सूजन दोस्तों किसकी वजह से हो सकती है, ये बैक्टीरियल की वजह से भी हो सकती है दोस्तों, वायरस की वजह से भी हो सकती है ना। तो दोस्तों और फंगल यानी कि दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी दोस्तों ये सूजन हो सकती है। तो दोस्तों निमोनिया फेफड़ों में जब सूजन आ जाती है, और फेफड़े के मुख्यतः कौन से भाग पे, पेरेन्काइमा यानी कि एल्वियोलाई पे, जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, और एल्वियोलर मेम्ब्रेन या फिर डक्ट या फिर ब्रोंकियोल पे, जब इनमें सूजन आ जाती है तो दोस्तों उस केस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, निमोनिया। दोस्तों इस केस में क्या होता है, जब एल्वियोलाई में जब दोस्तों सूजन आ जाती है तो वहाँ पे बैक्टीरियल या वायरल या फिर फंगल का इन्फेक्शन होता है। उसके कारण दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड या फिर पानी या फिर पस भरने लग जाता है। तो पस भरने लग जाता है दोस्तों, ये कभी कभी इधर भी इकट्ठा होने लगता है ना। तो दोस्तों जब इकट्ठा होने लगता है पस और पानी वगैरह इकट्ठा होने लगता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो दोस्तों इसी केस को हम क्या कह देते हैं, निमोनिया कह देते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से मैं आपको इसके विषय में जानकारी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या लिया है दोस्तों, यहाँ पे एल्वियोलाई का दोस्तों डायग्राम लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे एल्वियोलाई का डायग्राम लिया गया है, इसको समझिए दोस्तों। जो एल्वियोलाई है यहाँ पे दोस्तों क्या आती है, एयर आती है, ठीक है ना। किसके थ्रू आती है दोस्तों, एल्वियोलर डक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या आती है दोस्तों, एयर आती है। जब दोस्तों एयर इधर पे आती है, यहाँ से दोस्तों क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, यहाँ से दोस्तों क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। और दोस्तों यहाँ से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। दोस्तों जब यहाँ पे हमारा ब्लड पहुँचेगा, तो जब यहाँ पे ब्लड पहुँचेगा दोस्तों, तो जब ब्लड एक्सचेंज होता है हमारी एल्वियोलाई में, वो दोस्तों ऑस्मोसिस की वजह से होता है। मतलब कि ब्लड जो है, जो भी हमारी गैस रहेगी वो हाई पार्शियल प्रेशर से दोस्तों कहाँ पे जाएगी, लो में जाएगी। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कम होता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पूरे बॉडी पे सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे अंदर की जो वो क्या होती है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दोस्तों, उसमें यहाँ पे दोस्तों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है उसकी जो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका पार्शियल प्रेशर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी वजह से दोस्तों ये जो गैस होती है यहाँ पे मूव कर जाती है, और फिर दोस्तों हमारी नाक नोज के थ्रू दोस्तों ये इन्वायरमेंट में बाहर हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से हमारे एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होती है। तो दोस्तों यहीं पे क्या होता है दोस्तों, यहीं पे ये होता है दोस्तों, इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें, एल्वियोलाई में। दोस्तों ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है दोस्तों, और दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों इस केस में ये होता है कि एल्वियोलाई में दोस्तों क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और पानी भी भरने लग जाता है। जब पानी भी भरने लग जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो पाता है दोस्तों, क्या हो पाता है, अच्छे से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है, गैसों का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी कारण दोस्तों वहाँ पे सूजन आ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अच्छी तरीके से ग्रोथ होने लगती है, और वहाँ पे दोस्तों संक्रमण लगातार बढ़ता रहता है,
और वहाँ पे फिर हमको निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है और निमोनिया हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म तरीके से मैंने आपको बताया है कि निमोनिया क्या होता है। दोस्तों अब यहाँ पे समझिए आप, दोस्तों यहाँ पे हमने दो फेफड़े लिए हैं, अपना पहला राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग है। दोस्तों जो हार्ट दिख रहा है, ये इस स्पेस को कार्डियक नॉच बोलते हैं, जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है उस स्पेस को कार्डियक नॉच कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों जो आप कत्थे कलर की मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसको पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोस्तों जो ब्लू कलर की बोलते हैं इसको बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोस्तों इसके बीच में जो कैविटी है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और जो उसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं दोस्तों पैराइटल फ्लूइड या फिर प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसी में ये फ्लूइड होता है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो वो लंग कंसोलिडेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या आना था, एयर आना था, यहाँ पे क्या आना था दोस्तों, एयर आना था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एयर नहीं आई और एयर दोस्तों लीकेज करने लगी, और लीकेज करेगी दोस्तों कहाँ पे भरेगी, प्लूरल कैविटी में भरने लग जाएगी जहाँ पे फ्लूइड है। अब दोस्तों जब प्लूरल कैविटी में हमारे हवा भरने लग जाएगी तो दोस्तों ये जो लंग्स है ये तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जो प्लूरल कैविटी की जो जगह हो जाती है वो बड़ी होने लगती है। इसी केस को क्या बोल देते हैं दोस्तों, लंग कंसोलिडेशन बोल देते हैं। और दोस्तों इसकी वजह से भी दोस्तों क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। और दोस्तों ये यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है फ्लूइड, ये लास्ट यहाँ पे ये नीचे की तरफ इकट्ठा होने लगता है ना दोस्तों। तो निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है और निमोनिया हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं निमोनिया रोग की इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या हो दोस्तों क्या होता है, हम उन वेरियस फैक्टर की स्टडी करने वाले हैं इस केस में जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये डिसीज़ होती है, कोई भी डिसीज़ होती है दोस्तों, उस फैक्टर के हम क्या करते हैं दोस्तों, इस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जिसके कारण क्या होती है दोस्तों, कोई भी बीमारी कॉज होती है, जिसके कारण कोई भी बीमारी होती है उसमें हम इस ब्रांच का अध्ययन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों जैसे हमारे पास है बैक्टीरियल, तो दोस्तों ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, मैंने बताया। तो इनमें मुख्यतः कौन कौन से हैं, जैसे न्यूमोकोकस, स्टाइफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, क्लेप्सिला एंड स्यूडोमोनास। ये दोस्तों क्या है, बैक्टीरिया। इनकी वजह से दोस्तों क्या होता है, निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है, हो जाता है। प्रोटोजुआ हैं दोस्तों कुछ, जैसे ई हिस्टोलाइटिका, दोस्तों इसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। दोस्तों फंगल में है एक्टिनोमाइसिटिस, एस्परजिलस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और नोकार्डियोसिस। दोस्तों ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन, फंगस हैं जिसकी वजह से दोस्तों क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। एलर्जिक कंडीशन में दोस्तों जैसे लोफलर सिंड्रोम हो जाता है, उसकी वजह से भी दोस्तों निमोनिया हो सकता है। दोस्तों कुछ रेडिएशन होती हैं ना, उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। कोलाजिनोसिस दोस्तों जैसे SLE, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर ये दोस्तों प्रेजेंट है, इसकी वजह से भी दोस्तों हमको निमोनिया का खतरा देखने को मिल सकता है। कुछ दोस्तों टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि गैसेस होती हैं, कुछ कई प्रकार की गैसेस होती हैं जिसके कारण दोस्तों ये निमोनिया हो सकता है। स्मोक, जो लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं दोस्तों, उसके कारण भी दोस्तों क्या हो सकता है, निमोनिया की स्थिति बन सकती है। दोस्तों लिपियोइड है कुछ, कैरोसिन वगैरह, पैराफिन, पेट्रोलियम, इनकी वजह से भी दोस्तों निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ ईटियोलॉजी के पॉइंट थे जिनकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, डिसीज़ हो सकती है। ये वेरियस प्रकार के फैक्टर थे दोस्तों जिनके कारण डिसीज़ हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक्सरे की मदद से हम कैसे जान पाएंगे कि इसको निमोनिया हो गया है ना। दोस्तों देखो कंडीशन क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक केस ऑफ न्यूमोकोकल निमोनिया। दोस्तों ये न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से दोस्तों इनके देखिए हाव भाव, इनके देखिए क्या हो गया है इनको। तो दोस्तों इनकी जो आई हैं इनकी क्या हो गई हैं, इनवर्ट टर्न हो गई हैं दोस्तों, इनवर्ट टुवर्ड्स द नोज, नोज के पास दोस्तों क्या हो गई हैं, इनवर्ट हो गई टुवर्ड्स द नोज। तो दोस्तों इनकी जो आइज़ हैं तो कि टर्न अराउंड हो गई हैं। और दोस्तों इनकी जो लिप्स है दोस्तों, इनमें क्या हो गया है दोस्तों, हर्पीस लेबियलाइसिस। दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है हर्पीस लेबियलाइसिस। दोस्तों ये कंडीशन होती है कि हमारे जो होंठ होती हैं दोस्तों, उसके जो चारों तरफ दोस्तों क्या हो जाता है, एक प्रकार का फ्लूइड भर जाता है। और जो दोस्तों छाले होते हैं मुंह के अंदर, उसके अंदर भी एक प्रकार का फ्लूइड भर जाता है ना दोस्तों। ये बहुत ही इसमें दर्द होता है दोस्तों।
तो दोस्तों हमारे होंठ के चारों ओर क्या हो जाता है, एक फ्लूइड टाइप का भर जाता है, जिससे हमारी होंठ जो दोस्तों होती हैं फूलने लग जाते हैं। छाले में भी दोस्तों फ्लूइड भर जाता है ना, उसकी वजह से दोस्तों भयंकर दर्द होता है। तो दोस्तों इसको हर्पीस लेबिलाइस बोलते हैं। दोस्तों एक और है इंटरनल यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है इंटरनल स्क्वेंट। दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आइस होती हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है, ये टर्न हो जाती हैं टुवर्ड्स द नोज़। दोस्तों ये इनकी आंख देख सकते हैं आप कैसे टर्न हो गई हैं। तो दोस्तों ये निमोकोकल निमोनिया की दोस्तों कंडीशन होती है, जिससे ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सरे। दोस्तों नॉर्मल एक्सरे होता है, उसमें दोस्तों हमको पूरी तरीके से साफ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको पूरा वाइटस दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाइटस जो दिख रहा है वो निमोनिया की वजह से है। दोस्तों निमोनिया के केस में दोस्तों कोई एक लंग भी अफेक्ट हो सकता है। मोस्टली दोस्तों राइट लंग अफेक्ट होता है। और इसमें दोस्तों दोनों लंग्स भी दोस्तों अफेक्ट हो सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन यानी कि क्रॉनिक दोस्तों इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो दोनों लंग्स में भी दोस्तों इन्फेक्शन हो सकता है, दोनों लंग्स में भी दोस्तों निमोनिया का खतरा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड वाले एक्सरे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा तरीके से पस भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई भी इमेज साफ तरीके से दिख नहीं रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सरे में क्या पहचान सकते हैं, निमोनिया के लक्षण को पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को निमोनिया है। और दोस्तों पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ ही गई। दोस्तों अब हम बात करेंगे निमोनिया के क्लिनिकल फीचर के बारे में, जो कि दोस्तों न्यूमोकोकल जो निमोनिया होता है उसके क्या फीचर हो सकते हैं दोस्तों, क्लिनिकल फीचर। दोस्तों ये जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों इस केस में क्या होता है, सामान्य सर्दी होती है दोस्तों, ऊपरी श्वसन पथ के में दोस्तों क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। बुखार जो दोस्तों बहुत तेज़ी से आती है, लगभग 103 से लेकर 104 डिग्री तक बहुत ही हाई डिग्री टेम्परेचर का बुखार होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या होती है, सूखी खांसी आती है, ठीक है ना दोस्तों। जो स्पुटम होता है दोस्तों बहुत ही रस्टी टाइप का होता है ना। और दोस्तों इसमें फुफ्फुसी दर्द यानी पल्मोनरी पेन होता है दोस्तों। और लेबियल हर्पीस सिम्प्लेक्स दोस्तों, जो आपको मैंने बताया अभी कि आँख जो होती है दोस्तों, ब्लिस्टर्स में दोस्तों जो छाले होते हैं उस पर बहुत तरीके से फ्लूइड भर जाता है। और जो उनकी लिप्स होती हैं यानी होंठ होती है उसके अराउंड चारों ओर क्या भर जाता है दोस्तों, फ्लूइड भर जाता है। उसको दोस्तों लेबियल हर्पीस सिम्प्लेक्स बोलते हैं दोस्तों। तापमान बढ़ जाता है उसके शरीर का, नाड़ी और दोस्तों जो नाड़ी होती है, जो पल्स रेट होती है दोस्तों, और जो श्वसन रेट होती है दोस्तों, वो भी दोस्तों क्या हो जाती है, इस केस में बढ़ जाती है। कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण जो दोस्तों न्यूमोकोकल निमोनिया होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों ये क्लिनिकल फीचर हैं, ये आपको सिम्टम्स देखते जाते हैं दोस्तों। फिर हमारे पास स्टेफाइलोकोकल निमोनिया दोस्तों, इसके क्लिनिकल फीचर हैं। यह आमतौर पर इन्फ्लुएंजा की महामारी के दौरान होता है। जब कोई दोस्तों इन्फ्लुएंजा होता है, उसकी महामारी आती है, उसके दौरान ये दोस्तों हो जाता है, ठीक है ना, स्टेफिलोकोकल निमोनिया, जो कि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया बहुत गंभीर हो सकता है दोस्तों, कुछ घंटे के भीतर भी दोस्तों ये घातक हो सकता है। एक्सरे पर दोस्तों पतली दीवार पर सिस्ट जैसी दिखने वाली फोड़े आम है। जैसे सिस्ट यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार के सिस्ट बने रहते हैं एक्सरे में, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वाले एक्सरे में दोस्तों कुछ इस प्रकार के सिस्ट हमको देखने को मिले थे, जो कि निमोनिया के लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बच्चों में दोस्तों क्या हो जाता है, ये जो सिस्ट हो जाती हैं फट जाती हैं और दोस्तों पायोन्यूमोथोरेक्स बना सकती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये पायोन्यूमोथोरेक्स बना लेती हैं, मतलब कि दोस्तों क्या होते हैं कि उसमें दोस्तों पस बहुत तेज़ी से भरने लगता है ना, पस भरने लगता है, तो वो कंडीशन पायोन्यूमोथोरेक्स की हो जाती है दोस्तों। वायरल के क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं। उस केस में दोस्तों सिर दर्द होता है, तीव्र दोस्तों सामान्य दर्द भी होता है, कमजोरी हो जाती है दोस्तों, बुखार तो आता ही है। श्वसन संबंधी कोई लक्षण दोस्तों अपन को देखने को तो मिलता नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें दोस्तों छाती का नियमित एक्सरे से दोस्तों हमको ये पता चल सकता है, ठीक है ना दोस्तों। पैरा दोस्तों, इसमें दोस्तों खांसी हो सकती है ना। स्पुटम में दोस्तों श्लेष्म युक्त यानी कि म्यूकस, आपके जो स्पुटम में म्यूकस युक्त पदार्थ मौजूद हो सकता है दोस्तों। स्थानीय रूप से कम हुई सांस की आवाज़, बिखरी हुई दर मौजूद हो सकती है, यानी दोस्तों जब कोई सांस लेता है तो उसमें से वीजिंग साउंड आती है, दरदराहट की आवाज़ आती है जब चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से। तो दोस्तों ये वायरल का लक्षण हो सकता है, जिससे निमोनिया हो सकता है
दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि निमोनिया के कारण क्या होते हैं। दोस्तों निमोनिया के जो मुख्यतः कारण दोस्तों इन्फेक्शन, दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। वायरस या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी दोस्तों निमोनिया हो सकता है, जो कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। दोस्तों जो मैंने आपको क्लिनिकल फीचर में और एटियोलॉजी में बताए हैं, तो दोस्तों वो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से दोस्तों क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। वायरस बताए दोस्तों, उनकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। और फंगल भी बताए, जिसकी वजह से भी दोस्तों क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। दोस्तों जो लोग ज़्यादा धूम्रपान या फिर वायु प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण में दोस्तों बहुत सारी गैसेस होती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, उसकी वजह से भी दोस्तों क्या हो जाते हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी वजह से भी दोस्तों संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और निमोनिया होने का भी खतरा बढ़ जाता है। क्रॉनिक डिसीज़, जैसे दोस्तों कोई डायबिटीज़ है, किसी को हृदय रोग है, COPD, दोस्तों क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज़, अगर किसी को क्रॉनिक यानी कि दोस्तों लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन यानी होता है दोस्तों रुकावट, दोस्तों पल्मोनरी डिसीज़ जो दोस्तों क्या करती है, हमको सांस लेने में रुकावट डालती है दोस्तों, वो COPD कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसकी वजह से भी दोस्तों जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं, इनकी वजह से भी दोस्तों निमोनिया हो सकता है। वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, दोस्तों इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तभी तो दोस्तों वो बैक्टीरिया से अच्छी तरीके से लड़ नहीं पाता है और निमोनिया कॉज हो जाता है। दोस्तों आयु और सामान्य स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों में दोस्तों निमोनिया का जो खतरा होता है दोस्तों ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे 3 साल से कम बच्चों में और 60 to 65 से अबव के जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों निमोनिया का खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसके कारण निमोनिया हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों निमोनिया के लक्षण, या आप पहचान कैसे पाएंगे कि निमोनिया हो गया। सबसे पहले तो समझिए दोस्तों वीजिंग साउंड। दोस्तों वीजिंग साउंड का मतलब है जब कोई व्यक्ति सांस लेगा तो दरदराहट की आवाज़ आती है ना। उस जैसे दोस्तों अस्थमा में भी वीजिंग साउंड आती है, लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों वीजिंग साउंड इस प्रकार से आती है जब स्टेथोस्कोप से चेक किया जाता है, तो दोस्तों जब अपन सांस लेते हैं उसमें भी वीजिंग साउंड आने लगती है। तो दोस्तों वो एस्थमा का भी लक्षण हो सकता है, यानी कि सांस लेते तो बन नहीं रही है। निमोनिया के कारण दोस्तों एस्थमा भी हो सकता है ना। तो दोस्तों वीजिंग साउंड दोस्तों अच्छे से दरदराहट आती है। वीजिंग साउंड का मतलब है दरदराहट की, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों पहला सिम्टम हो गया। दोस्तों अब हमारे दोस्तों हम देखते हैं सिम्टम में पहला है बुखार, ठंडा लगना और पसीना। बुखार आता है दोस्तों, ठंडा लगती है, पसीना आता है दोस्तों। इस केस में बुखार तो बहुत ही हाई लेवल का होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का चला जाता है। ठंडा लगती है दोस्तों, पसीना निकलता है, क्योंकि शरीर गर्म होता है दोस्तों, टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। जब पसीना निकलेगा दोस्तों तो बॉडी क्या हो जाती है दोस्तों, कूल हो जाती है ना, ठंडी पड़ जाती है दोस्तों। सांस लेने में तकलीफ जाती है, सांस फूलती है दोस्तों, क्योंकि वो फ्लूइड भरा रहता है अंदर, इन्फ्लेमेशन रहती है, ब्लॉकेज होती हैं, एल्वुलाई ब्लॉक टाइप की हो जाती हैं। उसकी वजह से दोस्तों गैसों को अच्छे प्रकार से एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसकी वजह से दोस्तों गैसों का अच्छी तरीके से एक्सचेंज यानी आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इससे दोस्तों सांस लेने में तकलीफ और सांस फूलती है दोस्तों। सीने में दर्द होता है, क्योंकि हार्ट की जो वॉल्स होती हैं दोस्तों, उनको भी अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से भी दोस्तों क्या हो जाता है, निमोनिया होने का संकेत हमको मिलता है दोस्तों। खांसी आती है, सूखी भी आ सकती है दोस्तों, बलगम युक्त भी आ जाती है दोस्तों, प्लस दोस्तों कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है दोस्तों। इसमें क्या क्या है दोस्तों, कभी कभी इसमें ब्लड भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगला है 5वां कारण हमारे पास, 5वां लक्षण है थकान और कमजोरी। क्योंकि दोस्तों जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के ऑर्गन को नहीं मिल पाएगी तो थकान आएगी, कमजोरी आएगी। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख दोस्तों कम लगेगी दोस्तों। जब ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई भी डेड बॉडी आती है उसका शरीर नीला पड़ जाता है, तो दोस्तों वो ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि ऑक्सीजन का स्तर जो को ना के बराबर है, ऑक्सीजन का लेवल स्तर ना के बराबर है। इसके कारण दोस्तों शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है, तो दोस्तों ये निमोनिया का लक्षण हो सकता है दोस्तों। सिर दर्द बहुत तेज़ होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन है दोस्तों जिसकी वजह से हम निमोनिया को पहचान सकते हैं। ये लक्षण है दोस्तों जिसकी वजह से हम निमोनिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि निमोनिया, शायद इसको निमोनिया है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं निमोनिया जब हो जाता है दोस्तों तो डॉक्टर टेस्ट कौन कौन से करवाते हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। सबसे पहले होता है दोस्तों CXR। दोस्तों मैंने कुछ आपको एक्सरे दिखाए थे, है ना, एक्सरे की पिक्चर्स दिखाई थी दोस्तों।
उसमें दोस्तों आप देखना बिल्कुल साफ साफ पूरे तरीके से दर्शाया गया है दोस्तों। उसमें लोब्स बन जाते हैं ना, और दोस्तों जो ब्लैकिश वाला जो एरिया होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। वहाँ पे दोस्तों एयर प्रेजेंट होती है, और जो जहाँ पे दोस्तों वाइट वाइट आपको दिखाया था मैंने ऐसे लोब बने हुए थे, जो अपने सेकेंड वाला जो एक्सरे था दोस्तों उसमें जो देखा था आपने कैसे फ्लूइड भरा हुआ था नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये एक्सरे की मदद से दोस्तों डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं इसको निमोनिया है कि नहीं है, और आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एक्सरे की टेस्ट करवाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों सीबीसी, जब सीबीसी करवाया जाता है दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों कि WBC किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, फाइट के लिए। मतलब कि फाइट का मतलब ऐसा है दोस्तों कि जब कोई भी आपके ब्लड में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाता है तो WBC का नंबर बढ़ जाता है। WBC क्यों बढ़ जाता है, ताकि उस बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को दोस्तों किल यानी कि मारा जा सके। तो दोस्तों जब CBC का टेस्ट करवाया जाता है तो WBC का नंबर बढ़ जाता है दोस्तों, WBC का नंबर बढ़ जाता है। और दोस्तों इसमें भी बात करें तो WBC में दोस्तों जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज होती हैं, उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स का नंबर भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों CBC का टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे स्पुटम का कल्चर। स्पुटम दोस्तों जिसको बोलते हैं बलगम। दोस्तों इस स्पुटम कल्चर कैसे किया जाता है दोस्तों, सुबह सुबह या फिर खाली बासे मुँह दोस्तों क्या किया जाता है, तेज़ी से माने कि खरांश करके बाहर निकालने को बोला जाता है, ताकि स्पुटम यानी बलगम किसी हमारे उसमें पेट्री डिश वगैरह में आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। अब उसको दोस्तों क्या किया जाता है, थोड़े समय के लिए एक ऐसे फेवरेबल एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया फिर या फिर वायरस या फिर फंगल कुछ भी जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो ग्रो कर सके दोस्तों। फिर उसमें क्या होता है, फिर माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देखा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगस है, जिसकी वजह से दोस्तों ये कॉज हो रहा है दोस्तों। जब बैक्टीरिया की वजह से जब देखा जाता है कि इसमें बैक्टीरिया है तो फिर बैक्टीरियल निमोनिया होगा। और दोस्तों फिर उसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये बैक्टीरिया है, फिर इसको ये एंटीबायोटिक्स दी जाएगी दोस्तों। फोर्थ हमारे पास टेस्ट है पल्स ऑक्सीमेट्री, यानी कि दोस्तों इसमें चेक किया जाता है ऑक्सीजन लेवल क्या होता है। अगर दोस्तों ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इस कंडीशन को हिपोक्सिया बोलते हैं। नॉर्मली दोस्तों जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है 92 से नीचे नहीं जाना चाहिए दोस्तों, और 92 से नीचे जाता है दोस्तों तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की दोस्तों बहुत ही ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। उसको तुरंत ही हॉस्पिटल रेफ़र कर देना चाहिए ताकि दोस्तों उसकी पेशेंट की जान बच सके, क्योंकि दोस्तों मेन जो कंपोनेंट होता है बॉडी का वो होता है दोस्तों ऑक्सीजन। उसी की वजह से दोस्तों सारे ऑर्गन्स अच्छी तरीके से वर्क कर पाते हैं। तो दोस्तों उसको हॉस्पिटलाइजेशन की पूरी तरीके से जल्द उसको भेजना चाहिए ताकि उस समय के साथ उसका इलाज हो सके और उसकी गंभीर बीमारी से उसकी जानलेवा बीमारी से उसकी जो मौत का खतरा है वो टल सके और वो अच्छी तरीके से स्वस्थ हो सके। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट के विषय में। दोस्तों अभी ये निमोनिया जो होता है जिसको हम फुफ्फुस शोथ कहते हैं दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों। हम जानते हैं आप जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है, वायरल की वजह से भी होता है, फंगल की वजह से भी होता है दोस्तों। जब बैक्टीरिया की वजह से होगा तो फिर दोस्तों वहाँ पे एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना। अगर वायरल की वजह से होगा तो फिर वायरल वाली हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग चीज़ें। जैसे दोस्तों बैक्टीरियल निमोनिया है तो वहाँ पे हम एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं दोस्तों, 500 mg की इसको बीडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में दो बार दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं दोस्तों, और सिफिक्सिन भी दे सकते हैं, दिन में दो बार दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक हैं जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे और उनको किल करने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक फॉर वायरल निमोनिया। जैसे दोस्तों यहाँ पे है फ्लूविर के नाम से मिल जाती है दोस्तों, ओसेल्टामिविर फॉस्फेट कैप्सूल दोस्तों 75 mg की दोस्तों, इसको बीडी दिया जा सकता है दोस्तों दिन में 2 बार, ठीक है ना दोस्तों। एक लेना चाहिए दोस्तों दिन में 2 बार। दोस्तों आप इसको एंटीबायोटिक को ले सकते हैं अगर आपको वायरल निमोनिया हो सकता है तो, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सीवियर निमोनिया। अगर दोस्तों एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो उस केस में दोस्तों अगर सीवियर निमोनिया है, क्रोनिक टाइप से निमोनिया हो गए तो दोस्तों फिर हम अलग तरीके के एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ये भी दोस्तों एंटीबायोटिक होता है लेकिन इसको इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर के रूप में दिए जाते हैं दोस्तों। मोनोसेप 1 ग्राम
ये दोस्तों 2 ग्राम भी आ जाता है, 2 ग्राम भी आता है दोस्तों। इसको बीडी भी दिया जा सकता है दोस्तों, दिन में 2 बार दिया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इंजेक्शन होता है, इसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है। दोस्तों इफ़ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है दोस्तों, जब निमोनिया का लक्षण है दोस्तों कि सांस लेने में दिक्कत तो आती है तेज़ी से। दोस्तों अगर इफ़ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो हम दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन का यूज करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर यानी दोस्तों जो हमारी ब्रोंक्यूल्स को दोस्तों जो पाइप होते हैं दोस्तों, यहाँ सिंपल वर्ड्स में समझिए, ये पाइप है, इसका डायमीटर क्या है दोस्तों, इसका डायमीटर दोस्तों क्या है, कम है, लेकिन दोस्तों ये कि इसका डायमीटर है इस वाली वेसल का क्या है दोस्तों, बढ़ गया। तो जो ब्रोंकोडायलेटर जो मेडिसिन होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स जो भी डक्ट होती है उनका डायमीटर बढ़ा देते हैं, यानी उनको फुला देते हैं, ताकि जो गैस होती है दोस्तों उसका एक्सचेंज अच्छे से हो पाता है, फिर सांस लेने में तकलीफ़ नहीं जाती है, सांस अच्छे से ले पाते हैं। तो दोस्तों उस केस में हम एस्थालिन यानी कि दोस्तों सालबुटामॉल सल्फेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एस्थालिन 4 के नाम से मिल जाती है। दिन में दोस्तों इसको 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ ट्रीटमेंट थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जब निमोनिया होता है तो बुखार भी बहुत तेज़ी से रहता है, उसको कम करने के लिए दोस्तों पैरासीटामॉल, जो कि एक NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। 500 mg इसको ले सकते हैं दोस्तों, दिन में 2 बार लिया जा सकता है। दोस्तों जब हम निमोनिया हो जाता है तो उस केस में दोस्तों क्या हो जाता है, थकान कमजोरी है ना रहती है दोस्तों। तो उस केस में दोस्तों क्या हो जाता है कि विटामिन सी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की कमी हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, न्यूट्रिशन वगैरह की। तो उसके लिए दोस्तों आप जिंकोविट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अदर मल्टीविटामिन की टैबलेट आती हैं, दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि मल्टीविटामिन से न्यूट्रिशन की दोस्तों कमी न रहे, वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बैलेंस रहे। दोस्तों कुछ सपोर्टिव केयर है दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह है, उसको पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ ट्रीटमेंट थे जो कि निमोनिया रोग के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। दोस्तों अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट पर ज़रूर बताएं दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत